एमपी के सागर की एक महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर गेम शो कौन बनेगा करोड़पति 13 के हॉट सीट पर पहुंची। निमिषा अहरवार के 2 एपिसोड शूट हुए हैं। पहले एपिसोड में उन्होंने 1,60,000 की इनामी राशि वाले 9वें सवाल तक खेला और इसी बीच समय पूरा होने पर हूटर बज गया। अब वो अगले एपिसोड में अपने आगे का सफ़र जारी रखेंगी। 30 वर्षीय निमिषा सागर के कांस्टेबल ट्रेनिंग सेंटर में सेवारत हैं। निमिषा के पति हैली पांडे कंप्यूटर और आईटी से जुड़ी चीज़ों का शोरूम चलाते हैं। निमिषा फिलहाल अपने परिवार के साथ सागर के पुलिस क्वार्टर में रहती हैं। निमिषा इस शो में पहुंचने के लिए खुद को बहुत लकी बताती हैं, क्योंकि वह कहती हैं कि इसके लिए उन्होंने पहली बार ट्राई किया और हॉट सीट तक पहुंच गई। उन्होंने बताया कि उनका मायका टीकमगढ़ के एक छोटे से गांव उदयपुरा में है। वहां लड़कियों को आज भी ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता। इस मंच पर आने का एक उद्देश्य ये भी था कि एक बड़े प्लेटफॉर्म से मैं वहाँ के लोगों को लड़कियों को उच्च शिक्षा देने के लिए जागरूक और प्रेरित कर सकूंगी। वह उनके पति हैली पांडे कहते हैं कि परिवार और रिश्तेदारों में खुशी का माहौल है और सभी के लिए गर्व का विषय। मेरा फर्स्ट ट्राई था। फर्स्ट ट्राई में मैं डायरेक्टली हॉट सीट तक पहुंच गई। इसके लिए मैं खुद को बहुत ज़्यादा लकी समझती हूँ। सफ़र पूरा बहुत यादगार था। पूरी लाइफ लॉन्ग के लिए बहुत अच्छी मेमोरी बन गई है मेरी। और जितना आसान हम सोचते हैं उतना आसान नहीं होता है वहाँ का सफ़र। थोड़ा सा मुश्किलें ज़रूर आती हैं। हॉट सीट तक पहुँचना थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ जो वो लोग 10 कंटेस्टेंट चूज़ करते हैं वो आपकी बिल्कुल टक्कर के होते हैं और उनसे बिल्कुल कम्पीट करके आपको हॉट सीट हासिल करनी रहती है। वहाँ मैं पहुँची तो मुझे सबसे ज़्यादा ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं बिना खेले वापस आ जाऊँ। तो ईश्वर की कृपा है कि मुझे हॉट सीट तक जाने का मौका मिला। और वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ ये रही कि मुझे अमित सर के साथ इतना ज़्यादा वक्त मिला, उनसे बात करने का मौका मिला। और चाहती थी मैं कि एक पर्सनल रीज़न के साथ में एक मेरा ये उद्देश्य भी था कि जैसे जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ, जिस छोटी सी जगह से, वहाँ पे लड़कियों का भी इतना पढ़ाई लिखाई वो नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये दिमाग में ये भी चीज़ थी कि अगर मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है तो मेरी वो चीज़ ज़्यादा सशक्त माध्यम से मैं बोल सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी मेरा एक प्रोसेस हुआ है, वो भी उसके लिए मैं खुश हूँ। क्योंकि आप पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं और काफ़ी आपकी व्यस्तता रहती होगी, तो फिर कैसे आपने जो क्वेश्चंस वगैरह प्रिपेयर कैसे हुई आप और कैसे फिर ये सब हुआ? मई में इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे। तो क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसके लिए अप्लाई करूँगी। वो तो मेरी माँ है जिनको लगता था कि मैं अप्लाई करूं और उसके लिए जाऊं, हॉट सीट तक जाऊं। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए तो वैसे ही मेरी माँ ने मुझे पुश करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं, रोज याद दिला देती थी। 10 दिन उन्होंने मुझे रेगुलर 9 बजे शार्प याद दिलाया कि आपको रजिस्टर करना है। तो उनने रजिस्टर करवाया। फिर उसके बाद में जब मुझे फर्स्ट डे आईवीआर कॉल आया था तब भी मुझे यकीन नहीं था। मुझे ये लगा कि फ्रॉड कॉल है, पर कहीं ना कहीं फिर जब वो उसने सुना, 3 क्वेश्चन उनने पूछे, तो थोड़ा सा यकीन हुआ कि नहीं, फ्रॉड कॉल नहीं है, एक्चुअल में केबीसी का कॉल है। तो ज़्यादा समय मेरे पास नहीं था, मुझे 1 से 1.5 महीने का ही टाइम मिला। उस ड्यूरेशन में जॉब के साथ में और बेबी के साथ में जितना जो वक्त मिला मुझे, तो मैंने पुराना रिवाइज किया थोड़ा बुक्स से, और थोड़ा ज़्यादा मैंने प्रेफर किया यूट्यूब से, क्योंकि बच्चे के साथ में आप बुक्स लेकर के नहीं पढ़ सकते हो। तो जितना जो नेट वगैरह पे अवेलेबल हुआ, करंट अफेयर्स हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, थोड़ा बहुत मैंने वहीं से देखा। तो आपने कितने सवाल खेले, कहाँ तक खेला है? अभी जो आज का एपिसोड रहेगा मेरा, उसमें मैंने 9 क्वेश्चंस खेल लिए थे। 3 लाइफलाइन मेरी चली गई थी। हाँ, मुझे इस चीज़ का दुख जरूर है कि मेरे को लाइफलाइन शायद नहीं यूज करनी चाहिए थी इतने जल्दी, लेकिन वहाँ जब हम रहते हैं तो वहाँ पे रिस्क वाले मोड में हम बिल्कुल नहीं रहते। तो अगर हमें 1% भी डाउट होता है तो हम कहीं ना कहीं लाइफलाइन यूज कर लेते हैं। तो आज के एपिसोड में मैं 1:60 तक खेली, उसके बाद हूटर बच गया। आपने जिले का और बुंदेलखंड का, प्रदेश का नाम रोशन किया है, लेकिन आप जिस जगह से आती हैं बुंदेलखंड से, वहाँ पर बेटियों को काफ़ी पिछड़ा माना जाता है, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश? उनके लिए मैं बिल्कुल ये बोलना चाहती हूँ कि महिलाएं किसी से कम नहीं होती। पुरुष सिर्फ बाहर का काम देखते हैं, महिलाएं घर का और बाहर दोनों का काम देखती हैं, तो महिलाओं पे ज्यादा बर्डन होता है। तो कम तो नहीं है, ज्यादा ही है उनसे। तो बिल्कुल एजुकेशन दो, पूरा मौका दो, पढ़ाओ लिखाओ। बेटियां किसी से कोई कम थोड़ी ना होती हैं, तो मौका जरूर देना चाहिए। पेरेंट्स को ये चीज समझनी चाहिए कि बेटियां बोझ नहीं है, आपका बोझ हल्का करवाती हैं आजकल। परिवार का किस तरह का सहयोग मिला आपको इसमें? मैं बिल्कुल ये चीज तो बोलना चाहूंगी कि अगर परिवार का आपका साथ हो तो व्यक्ति निखर के आता है।
तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरा मायका पक्ष और मेरा ससुराल पक्ष दोनों मतलब इतने सपोर्टिव रहे हर चीज के लिए। मेरे मायके पक्ष ने कभी मुझे इस चीज में भेदभाव नहीं किया कि मैं लड़की हूँ। इसके बाद में जब मुझे मैं ससुराल में भी आई तो मेरे सास ससुर ने जैसे उनने यही कहा था कि हमारी 3 बेटियां नहीं, अब हमारी 4 बेटियां हैं। तो मुझे सपोर्ट हमेशा मिला है। अगर मैं आज कुछ भी हूँ तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि मुझे अपनी फैमिली से पूरा सपोर्ट मिला है। और जब व्यक्ति को अपने परिवार से सपोर्ट मिलता है तो कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल जरूर हो जाता है। उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश है जो कि शुरुआत में या छोटी छोटी चीज़ों से हार मान ले, तो उनके लिए क्या संदेश है? हार तो बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। एक बार नहीं होगा 2 बार प्रयास करो, 2 बार नहीं होगा 3रे बार प्रयास करो। प्रयास आप करते रहो, कभी ना कभी तो आपको सक्सेस मिल ही जाती है। कुछ लोग होते हैं जो लकी होते हैं, जिनको ईश्वर जल्दी दे देता है। कुछ लोगों की किस्मत में यही लिखा रहता है कि जब तक आप प्रयास नहीं करोगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो कंटिन्यूअसली अपनी साइड से आप ट्राई करते रहो, आज नहीं कल सक्सेस तो मिल ही जाएगी। अब आगे आप कहाँ जाना चाहती हैं और क्या लक्ष्य है आगे? आगे मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं जिस पद पे हूँ, अपना जो पद का कार्य है वो अच्छे तरीके से उसका निर्वहन करूँ। जो मेरी ड्यूटीज हैं उनको अच्छे से निभाऊँ। उसके बाद में जो मेरे पारिवारिक दायित्व हैं उनको भी बहुत अच्छे से उनका पालन करूँ। और एक ऑफिसर की तरह और एक जो गृहिणी है, दोनों का फर्ज मैं बहुत अच्छे से निभाऊँ।